एसएससी का रिसेंट नोटिस तो आप सबको मिल ही गया होगा। नोटिस में टीयर 3 की डेट मेंशन्ड है 22 नवंबर 2020। ये देखिए कि ये टीयर 2 की डेट थी जो 2 नवंबर से 5 नवंबर है और ये 22 नवंबर है। तो कुल अगर डिफरेंस देखें, हम 5 वाले के साथ डिफरेंस देख लें तो 17 डेज का डिफरेंस ओनली। तो पहले आपको बहुत समय मिल जाता था, लेकिन अब आपके पास समय कम है, यानी कि लगभग लगभग आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 17 डेज हैं। और इन्हीं 17 डेज में अगर कोई बंदा सोचे कि वो टीयर 3 की पूरी प्रेपरेशन कर लेगा, तो भाई मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि आप किसी ख्याली दुनिया में रह रहे हो। क्योंकि अगर मैं रियलिटी आपको बताऊं तो सबसे सबसे मुश्किल जो टीयर है वो यही होता है, टीयर 3। और इसकी तैयारी अभी से आपको शुरू करनी पड़ेगी, टीयर 2 के साथ पैरेलली करनी पड़ेगी। अगर आप इस बात का वेट करेंगे कि पहले मैं टीयर 2 दूंगा फिर टीयर 3 दूंगा, तो फिर तो हो गया कल्याण, फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और क्यों इसके तैयारी में दिक्कत आती है? क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव पेपर है, ये कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई नहीं पूछता कि आपने पीछे की बैकग्राउंड क्या रखी है, आपका सिर्फ आंसर देखा जाता है। लेकिन जब आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है तो ऊपर से लेके नीचे तक सारी प्रोसेस देखी जाती है कि बच्चे ने किया क्या है। और अगर वहां पे गलती कर रखी है तो आपका चिट्ठा खुल जाता है। सिंपल सी बात ये है। और रही बात कि कौन कौन इसको दे पाएगा, तो जितने भी लोग हैं सब लोग इसको दे पाएंगे। अच्छा, एक डाउट आ सकता है कि चेक किसका होगा? तो चेक उसका होगा जिसका टीयर 2 क्लियर हो जाएगा, लेकिन दे सभी पाएंगे। समझ गए इस बात को आप? तो अब यहां पे हम देखते हैं, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे कि सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना, आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होती है या आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये जो है, मैं नीचे से स्टार्ट क्यों कर रहा हूं, ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि जिस ईयर में डीमोनेटाइजेशन का आया था, आई थिंक 17 में आया था, है ना, 17 में आया था मेरे हिसाब से, आप देख लेना किस ईयर में आया था। तो उसी ईयर में आप देखिए कि एक लेटर आया था आपका। लेटर क्या बोलता था आपको कि आपकी एक जॉब लग गई है, लेकिन आपको एक्सटेंशन करवानी है अपनी, और आपको लेटर लिखना है अपने हेड को कि आप एक्सटेंशन चाहते हो, कि अभी आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि उसमें लोगों ने क्या लिखा है, सुनिएगा जरा गौर से। लोग लिखते हैं, पहला बंदा लिखता है कि मेरी मदर बीमार है तो इसीलिए मैं नहीं आ सकता हूं, कृपया मुझे 6 महीने की छुट्टी दे दो यार। उसके बाद अगला बंदा क्या लिखता है कि भाई मेरे पापा बीमार है, मैं नहीं आ सकता हूँ, प्लीज मुझे तुम छुट्टी दे दो, मैं 6 महीने बाद ज्वाइन करूंगा। तीसरा बंदा लिखता है प्लीज सर मेरे भैया बीमार है। चौथा मेरी बहन बीमार है। अब पांचवें ने हद पार कर दी। पांचवा बोलता है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड बीमार है, प्लीज छुट्टी दे दो, उसके पांव दबाने हैं, उसका सर दबाना है, इसीलिए तो मुझे छुट्टी चाहिए, प्लीज दे दो। मतलब ये क्या एक्सक्यूजेज हैं यार? ये तो हर बंदा लिखेगा जिस वक्त एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होगा। मैं आपको बताता हूं कि हर दुनिया, इंडिया के जितने भी एग्जामिनर्स के पास पेपर जाएंगे ना, जितने भी बंडल्स जाएंगे, उन बंडल्स में से हर बंडल में शायद कोई एक ही ऐसा पेपर होगा जिसने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लिखा होगा। जैसे कि क्या लिखा होगा उस बंदे ने कि सर मैं एनजीओ के लिए काम कर रहा हूं और हम लोग ऑर्फन पीपल के लिए घर बना रहे हैं, तो अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। या उनके लिए कोई ऐसा काम, क्लोथ्स बना रहे हैं, तो अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो आप मेरे को थोड़ी मोहलत दे दीजिए कि मैं वो काम को पूरा करके अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है उसको ज्वाइन कर लूंगा। कितना अच्छा बहाना है ना? अच्छी चीज भी है, कुछ आउट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब ऐसे ही एक बंदा क्या है, साइंस वाला बंदा क्या लिख सकता है कि सर मैंने पिछले 2 साल से रिसर्च कर रहा था साइड बाय साइड, तो मैंने देखा कि एक हम आरओ सिस्टम बना सकते हैं जो बिल्कुल होममेड होगा और गरीब लोग जिसको अफोर्ड कर पाएंगे वो भी स्वच्छ जल पी पाएंगे। तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल पायलट स्केल पे हम काम कर रहे थे, अब वो पूरा होने वाला है लगभग, तो मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो। साइंस एंड टेक वाला बच्चा ये लिख सकता है। समझ रहे हैं आप? उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए। अच्छा, उस टाइम पे मान लो कि जिस टाइम पे आप लेटर लिख रहे हो कि कहीं बाढ़ वगैरह आई है या कोई आपदा आई है, तो आप लिख सकते हो कि सर मैं इस स्टेट से हूँ, या आप दूसरी स्टेट से हैं तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं उस स्टेट में जाके सर अभी लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए उनकी हेल्प कर रहा हूँ, उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग लंगर लगा रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, है ना? तो वो एक आप उसमें ये भी बता देंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो को एग्जाम्पल भी दे देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ प्रेजेंट एग्जाम्पल।
अभी आते हैं उसके ऊपर भी। तो ये जो चीजें जब आप करते हैं तभी एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर देता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई लिख के हम ऐसे ही छोटा मोटा और सोचें कि 75 नंबर आ जाए, 80 नंबर आ जाए, ऐसे नहीं आते हैं। मेरे भी ऐसे 70 नहीं आए हैं, सही बताऊं तो 70 आए हैं, तो ऐसे नहीं आए कि कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग कंटेंट क्या होना चाहिए आपका। रीडिंग कंटेंट में या तो आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, या फिर पेपर पढ़ेंगे ओल्ड स्टूडेंट्स के। अब ये पेपर्स का क्या मतलब है, एक्चुअली में क्या है कि इसका राज छुपा है जब हम यहाँ आएंगे बुक्स के अंदर, ठीक है, उसके वहां पे बात करूंगा इसकी मैं। तो आप इनमें से कोई भी चीज पढ़ सकते हैं, समझ गए इस चीज को। लेकिन अब इनमें से जो पढ़ना है हमें, वो पढ़ना क्या है, किस एस्पेक्ट्स पे पढ़ना है, वो ये लिखे हैं। आप देखिए मैंने बड़ा सीक्वेंस में लिखी है सारी चीजें समझाने के लिए, लेयर्स बना रखे हैं, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, तो जोड़ता जाऊंगा इन लेयर्स को, आप देखते रहिएगा। आप देखिए कि ये जो चीज है, ये जो चीज मैंने यहां लिखी है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट साइंस और स्कीम्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनके बारे में आपको अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। अगर पॉवर्टी का पता ही नहीं है तो कैसे लिखोगे, पॉवर्टी के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। वैसे हालांकि गरीबी का सभी को पता है, क्योंकि हम सब गरीब हैं तो हमें पता है गरीब हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी आ सकती है जिसके बारे में ना पता हो, फिर क्या करोगे। कोई स्कीम ऐसी आ गई जिसके बारे में नहीं पता, डिमोनेटाइजेशन आ गया मान लो, और आपको पता ही नहीं, आप सोए हुए थे मान लो कि 3-4 महीने, आपको पता ही नहीं कि नोट बदले जा रहे हैं, तुम सो रहे हो कुंभकर्ण की तरह, बाहर 2-2 हजार के नोट बदल गए यार मतलब कि कमाल हो गया जी। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई रीडिंग कंटेंट की बात। अभी कहाँ से करना है, क्या करना है, वो आप सिंपल सी बात है, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां से आपको आर्टिकल्स छांटने पड़ेंगे, या फिर कोई बुक ले सकते हैं। देखिए इनकी जगह जगह पे बुक्स आ जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीजें करना, ओके। अब प्रेजेंट एग्जांपल्स की मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे। जब भी आप पेपर के अंदर जाएंगे तो प्रेजेंट एग्जांपल जो होता है बड़ा काम के आते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कहीं बाढ़ आ गया, आपने उसका एग्जांपल दे दिया, या फिर आपके आसपास या पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो गया कि जिसका आपने एग्जांपल दे दिया, है ना। तो अब मान लो कि हेल्थ के ऊपर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, सपोज करो कि हेल्थ के ऊपर ऐसे आ गया, तो आप कोरोना का रेफरेंस दे रहे हो और बोल रहे हो कि इस कंट्री ने सबसे पहले जी ये वैक्सीन निकाला, तो बंदे के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ ये बात तो बंदा सही कह रहा है। तो उससे क्या है कि आपने प्रेजेंट सिनेरियो के साथ उस चीज को जोड़ दिया। जब आपने उसके साथ जोड़ा तो कमाल होगी जी, फिर एग्जामिनर बोलेगा कि ये है बंदा काम का, इसको नंबर दो, ठीक है। और ऐसे ही आप क्वोट्स जब लिखते हैं हर टॉपिक की, ये देखो ये तो है ब्रॉडर वे में टॉपिक्स। अब इकोनॉमिक के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, है ना। सोशो के अंदर जाओगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे सोशल टॉपिक्स, कि विमेन की एम्पावरमेंट करनी है, कि यहाँ पे मान लो कि कहीं मोलास्टेशन केसेस रेप्स बढ़ रहे हैं जी, ये सब चीज़ें जो है हर के अंदर बहुत सारी हैं। पॉलिटिकल के अंदर अलग हो जाएगा, इन्वायरमेंट के अंदर रिवर्स के ऊपर, हैजर्ड्स के ऊपर बहुत सारे हैं, है ना। तो साइंस के ऊपर बहुत सारे, ये सारे के सारे स्कीम्स तो आपको पता ही है कितनी सारी होती हैं। तो इनके सब के ऊपर जो भी है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो मौसम है, चाहे वो कहें कि हैजर्ड्स हैं, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह, सब के ऊपर आपके पास कोट्स होनी चाहिए। पॉवर्टी है, हर चीज के ऊपर, साइंस एंड टेक है उसके ऊपर भी आपके पास 2-2 तरह की कोट्स होनी चाहिए, ताकि आप स्टार्टिंग में भी कोट रख सकें और एंडिंग में भी। क्योंकि जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं किसी चीज की, तो अगर हमने कोटेशन से कर दी तो पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है। एग्जामिनर बड़े ध्यान से देखेगा कि अरे यार क्या जबरदस्त चीज लिखी है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी की है बंदे ने। अगर स्टार्टिंग ही रद्दी करोगे तुम लोग तो कौन पढ़ेगा भाई उसको, समझो थोड़ा सा एग्जामिनर के माइंडसेट को समझो। क्योंकि ये जो एग्जाम है ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आप खुद पे कम और दूसरे पे ज्यादा डिपेंडेंट हो। आपको नहीं पता कि कैसा एग्जामिनर मिल जाएगा, और वो अगर माशाल्लाह ऐसा मिल गया, बेचारा घर से लड़के आया हुआ उस दिन बीवी से, और वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको ऐसे लिखने को आ रखा है, बेटा तुम्हारे तो नंबर गए, मैं बता रहा हूँ। मैं कराता हूँ इसकी वीमेन एम्पावरमेंट, घर वाली मुझसे लड़ती है, ये वीमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, है ना। तो ये भी डिपेंड करता है भाई, देखो छोटी छोटी बातें सब पे डिपेंड करेगा तुम्हारे नंबर, लेकिन हम अपने एंड पे जो कर सकते हैं वो तो करेंगे ना। दूसरे के ऊपर जो कर रहा है वो कर रहा है, खुद के ऊपर जो कर रहा है वो तो कर लें। फैक्ट्स की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स में क्या है, डेट, प्लेस, पर्सन, फिगर। जैसे कि मैंने बोला कि कोरोना वायरस का अगर लिख रहे हो कुछ हेल्थ के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला वैक्सीन किस कंट्री ने डेवलप कर दिया, सबसे ज्यादा मान लो लोग कहाँ पे मरे हैं, सबसे पहले फैला कहाँ, किस कंट्री से फैला, उसके कारण क्या, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गई बेसिकली। तो अगर उन्होंने कोरोना वायरस पे बोल दिया आपको लिखने को, तो अगर आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख रहे हैं तभी तो आप कुछ बता रहे हैं उसके बारे में। अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं पता तो फिर इसका मतलब है कि आपका ऐसे कहीं ना कहीं अधूरा
अधूरा रह गया। आपने सिर्फ ये लिख दिया कि कोरोना वायरस क्या होता है जी, इससे कितने मतलब लोग मर रहे थे, फिर उनको बचाने के लिए जी कोई दवाई निकाल दी। ये भी कोई ऐसे होता है यार, फिर उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे ही कोई स्कीम आ गई, स्कीम के अंदर तो आपको देखिए पता है कि अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स ना लिखे तो तुम्हारा ऐसे लेटर सब धुल गया, क्योंकि स्कीम के अंदर तो होते ही फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो सारे याद होने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए अगली बात हम पहले फ्रीक्वेंसी पे करते हैं कि टीयर 2 का भी आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन टीयर 3 की पैरेलली आपको करनी पड़ेगी। अब कोई बंदा अगर चाहे कि पैरेलली करनी है तो कैसे करनी है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसको 17 दिन में डेवलप नहीं किया जा सकता, ये याद रखना मेरी बात। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी है आपको डेली या तो एक लेटर लिखना है या एक ऐसे लिखना, कोई भी दोनों में से एक लिख लो। एक लिखना है आपको अभी से, आज से ही, समझ गए इस बात को। चाहे कितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हो टीयर 2 की, आपको अभी से लिखना है टीयर 3 का भी। अगर अभी से नहीं लिखोगे तो फिर उसमें हैबिट नहीं डेवलप हो पाएगी, सिंपल सी बात ये है। और लिखने के लिए देखिए सबसे पहले आपको आने चाहिए टेंसेस, आपको वर्ब्स का पता होना चाहिए, ग्रामर आपको आनी चाहिए। अगर ग्रामर ही नहीं आती किसी को तो फिर वो कैसे लिखेगा भाई। हिंदी के बच्चों व्याकरण आनी चाहिए, इंग्लिश वालों को ग्रामर आनी चाहिए। नहीं आती है तो दिक्कत है भी, टेंस वगैरह वर्ब वगैरह अच्छे से सीखो। वर्ब और टेंस अगर आ गए तो फिर आपका काम बन जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट है, साथ में एक्टिव पैसिव आ गए तो और बढ़िया हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई खास इसमें रोल नहीं होता है, बट इन चीजों का होता है। ओके, तो ये जो चीज है ये मैंने बता दिया कि इंग्लिश के कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो टिक बॉक्स होता है और इंस्ट्रक्शंस होती हैं पेपर के अंदर, हमेशा उनको अच्छे से पढ़िएगा। कई बार मैंने पहले भी 50 बार बताया कि बच्चों का पेपर सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया कि बाहर लिखा हुआ था बॉक्स में कि आपको टिक करना था कि इंग्लिश में आप पेपर दे रहे हो कि हिंदी में दे रहे हो, बच्चों ने वो नहीं टिक किया तो पेपर ही रद्द हो गया। भैया पेपर ही नहीं चेक हो रहा, बताओ ये भी कोई रीजन होता है? तो क्या करें यार, इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ो। हिंदी इंग्लिश, कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी में नंबर कम मिलते हैं इंग्लिश में ज़्यादा मिलते हैं, तो चलो जी आप इंग्लिश का लिखना शुरू करते हैं। भाई ऐसे मत करो, क्योंकि जो ग्लोसरी होती है ना, जो कीवर्ड्स होते हैं, अब मान लो ग्लोबलाइजेशन है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं भाई, वैश्वीकरण पता नहीं क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। अब वो बंदा हिंदी वाला बोले कि भैया मेरे को तो इंग्लिश में लिखना, वो बेचारा सोचता रहेगा कि इसको वैश्वीकरण को बोलते क्या है। ऐसे अगर कोई इंग्लिश वाला बोले मेरे को हिंदी में लिखना है तो वो सोचता रहेगा भैया ग्लोबलाइजेशन को बोलते क्या है। कई लोगों को लगता है हिंदी तो हमारी मातृभाषा, हम तो यूं फटाफट से लिख देंगे। ऐसा नहीं होता है। जिस चीज़ में आप अच्छे हो उसी में लिखो, जिसमें अच्छे नहीं हो उसमें मत लिखो। क्योंकि वही है ना कि क्रिकेट खेलना आता है तो और फुटबॉल खेल के बोलो कि मैं विनर बन जाऊं तो बेवकूफ़ी है वो। आगे देखते हैं। टू द पॉइंट रखना आपको कंटेंट को। अगर आप सोचते हैं, देखिए इतने वर्ड्स नहीं होते हैं, बच्चों के वर्ड्स एक्सीड कर जाते हैं ऐसे के अंदर यूजुअली। और लेटर में तो आप देखिए कि 50 वर्ड तो आपके सैल्यूटेशन लगाने में जी, वो टू द ये सब लगाने में ही निकल जाते हैं। लास्ट में योर्स लविंगली है ना, मेरे कुच्चू पुच्चू लविंगली, ये सब लिखने में निकल जाते हैं। तो फिर बचता क्या है उसके अंदर? बॉडी में तो 100 वर्ड्स ही बेचारे मसा मसे आते हैं। अब उसमें भी आप ऊट पटांग सी चीज़ें लिखना शुरू कर दोगे तो आपका तो लेटर भी 250-300 वर्ड्स का बन जाएगा। फिर इतनी स्पेस भी नहीं होती है वहाँ, और एंड में पहुँचते पहुँचते हमें पता लगता है भैया हमारा पेपर हो गया खत्म, अब लिखें कहाँ? तो बच्चे कहीं ना कहीं इधर उधर से जुगाड़ करके उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपको। उसी के लिए आपको बता रहा हूं कि आपको डिवाइड करना है शीट को हमेशा। शुरू में ही आपको देखिए डब्बे बने होते हैं, 4-4 डब्बे, आपको पता लग जाएगा कि कितने वर्ड्स आपके आने वाले हैं। आप उस हिसाब से अपना जो बॉडी है, अपना जो स्टार्टिंग का इनिशियल कंटेंट होता है, फिर बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन होता है ना, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, तो तीनों के लिए आप अपना स्पेस निर्धारित कर लीजिए भी इतने के पार्ट में मेरे को इंट्रोडक्शन रखनी है, फिर बॉडी सबसे बड़ी होगी, फिर कंक्लूजन थोड़ा सा छोटा होता है बॉडी से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंक्लूजन इतना बड़ा लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। और हमेशा ये नहीं करना कि सिर्फ एक साइड हो गए, न्यूट्रलिटी रखनी है आपको। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखने हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले बंदे को आपकी बात पसंद ना आए, हो सकता है वो उसके प्रो के अंदर हो और आप लिखे जा रहे हो उसके कॉन्स। तो दोनों चीज़ों की बात करनी है, एक की बात नहीं करनी है। विन विन सिचुएशन में रहना है अपने को। अच्छा, सैल्यूटेशंस वगैरह का ध्यान रखना है, वो आप जब पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगी आपको, कहाँ कहाँ क्या क्या लगाना है, कहाँ कॉमे डंडे सब पता लग जाएगा, टेंशन नहीं लेनी उसकी। अच्छा, 5 ये सबसे गोल्डन रूल देखो यार। सबसे पहले तो ये जो है ना, ये जो रूल है, दिस इज द गोल्डन रूल। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में अपनाया है इसको जब मैंने एग्जाम दिया, कि
कभी भी बच्चे क्या करते हैं, शीट मिली नहीं, यो स्टार्ट कर दिया, भाई मेरे पास समय कम बच जाएगा, मेरे को 250 वर्ड ये लिखने, 150 वो लिखने। अरे भाई मेरे, मत करो ऐसी गलती कभी। आराम से आप लिख सकते हो, समय बहुत होता है। 5 मिनट शुरू के आपको प्लॉटिंग करनी है, पूरी की पूरी गेम की प्लॉटिंग करनी है। अगर आपने प्लॉटिंग गलत कर ली तो युद्ध हारोगे ही हारोगे, ये पक्की बात है। तो मैंने खुद ने यही किया था यार। पेंसिल रखो या कुछ भी रखो, आप पॉइंट्स लिखो सबसे पहले कि भैया मेरे इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे, मेरे इसके नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे, फिर मेरा कंक्लूजन किस तरफ जाना चाहिए, और मेरी इंट्रोडक्शन में क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स आने चाहिए। 5 मिनट में बंदा सोच लेता है कि मेरे को लिखना क्या है। जब उसका एक ढांचा तैयार हो गया, फिर आपको टेंशन नहीं रहती। फिर आपके सामने वो पॉइंट्स लिखे होते हैं अपने मेन बुलेट्स में, साइड में कहीं। तो उनको हालांकि पेपर के अंदर छोड़ना नहीं है, या तो उनको रिमूव कर देना या फिर कहीं हाथ पे लिख लेना, जैसे भी आपको लगता है कहीं भी लिख लेना। तो उन पॉइंट्स से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको अब शीट के अंदर कितना कितना स्पेस किस चीज के लिए रखना है। बस दैट्स ऑल। जब ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, ये यकीन मानो, ये अपना के देख लेना, और अभी से प्रैक्टिस करोगे, खुद लिखोगे अपने हाथ से ऐसे लेटर, तभी बात बनेगी, नहीं तो वहां जाके बहुत गलतियां कर दोगे, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आइए अब आते हैं इस पार्ट पे जिसका आपको वेट रहता है कि जी बुक्स कौन सी पढ़नी है। देखो 151 ऐसे अरिहंत आती है, वो ले सकते हैं। लेटर के लिए एससी गुप्ता आती है, वो ले सकते हैं। अच्छा किरण की भी आती है एसएससी सीजीएल टीयर 3। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों, इस वाली बुक को इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि गलतियां वगैरह हैं, कोई खास इतनी भी नहीं है, लेकिन ठीक है। इसमें थोड़े से वैसे से पेपर डाल रखे हैं कि जो बिल्कुल एसएससी रेलिवेंट टाइप होते हैं, तो ठीक है, ले सकते हो इसको भी आप। इसके अलावा कि मैंने कैसे की थी, मैं आपको बताऊं तो मैंने इनमें से कोई किताब नहीं फॉलो की, सच बता रहा हूँ। अच्छा मैंने क्या किया था, मैंने भाई देखो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सच बता रहा हूँ, जिसकी कसम बोलोगे उसकी खा लूँगा। मैंने उस टाइम पे पिनेकल का कोर्स लिया था, सच बताऊँ तो 1500 के आसपास का था। उसके अंदर उन्होंने सभी टॉपिक्स मेरे को दे दिए थे, और ये जो मैं बोल रहा था ना पेपर्स ऑफ ओल्ड स्टूडेंट, तो उसमें जो बच्चे टॉपर्स होते थे उन सब के पेपर वो डाल देते थे नेट पे। तो मैं वो सारे के सारे रीड करता था कि इस बच्चे ने ऐसा क्या खास लिखा है कि जो मैंने नहीं लिखा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैंने पेपर्स पढ़े, और इतना मोटा गत्था, किसी दिन दिखाऊंगा, मैंने इतने मोटा गत्था भर दिया था खुद लिख लिख के, और उन लोगों को मैं भेजता था। शायद 20 पेपर होते हैं जो वो वैलिडेशन करके देते हैं, हमें चेक करके देते हैं, तो वो मेरे को नंबर देते रहते थे, मैं देखता रहता था। शुरू में मेरे भी 56 58 ऐसे नंबर आते थे, पर एंड में जाते जाते मेरे नंबर भी 75 के आसपास आने शुरू हो गए थे, और आप देखिए कि उतने के आसपास ही नंबर मेरे फाइनल पेपर में भी आए थे। उसका रीज़न ये है कि आपको पता लग जाता है कि आपकी इवैल्यूएशन होती है, तो कोई बताता है बंदा अगर आपको कि हाँ आपकी यहाँ पे गलतियाँ हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा लगने लग जाता है, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। बस ये है, और कोई उसके अंदर वो नहीं है। आप अगर सेल्फ सफिशिएंट है तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई मैं लिंक नहीं दे रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि इसका अब लिंक कहाँ मिलेगा, खुद ढूंढ लेना अगर आपको लेना हो तो ये है सोर्स हमारा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको तो समझ आ गई होंगी। इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा हमें क्या है कि एकदम विजन अपनी क्लियर रखनी है। आपको ऐसा नहीं करना कि टीयर 3 पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो। हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि टीयर 1 और टीयर 2 में खूब नंबर ले लो, क्योंकि अगेन मैंने इसमें क्या बताया कि किसी और के हाथ में, इसमें थोड़ा सा लक आपका टीयर 1 टीयर 2 में आपके खुद के हाथ में रहता है। तो इसीलिए कोशिश करो कि टीयर 1 टीयर 2 में बहुत नंबर ले लो। इसीलिए मैंने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी जो है, आपको एक दिन का या तो एक ऐसे लिखो या एक लेटर लिखो, बस उस समय तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हार्डली आधा घंटा तो नहीं, मैं सच बताऊं तो 1 घंटा लग जाएगा आपको, क्योंकि उसके बारे में पहले पढ़ोगे तभी तो लिखोगे ना। हमेशा कोई भी चीज़ को लिखना है, पॉवर्टी पे लिखना है, तो पॉवर्टी के बारे में पहले आधा घंटा पढ़ो यार, नेट पे अलग अलग जगह से पढ़ो, आर्टिकल किसी बुक से पढ़ो उसको। उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ कि हाँ ये मेरे पास जो है नोट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये मेरे पास होनी चाहिए। फिर बिना देखे उन सब तामझाम को साइड में रख के एक पेपर पे खुद लिखो, और उन्हीं बॉक्स के फॉर्मेट में लिखो। 4 बॉक्सेस का फॉर्मेट बना लेना। आप बोलोगे मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप बता देना कमेंट करके, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा फॉर्मेट, प्रिंट करा करा के करते रहना। और उसी फॉर्मेट में करना है, किसी भी कॉपी में नहीं करना है, उसी फॉर्मेट में। क्यों करना है? क्योंकि आपको गलतियां पता लगेंगी। जब खुद कर लेंगे तो उसके बाद आप बार बार यहां पे करके वहां पे आपको नॉर्मल ही लगेगा। फिर समझ गए इस चीज को? दिस इज जस्ट लाइक द मॉक टेस्ट। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ आई होगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी के सभी लेक्चर्स का। आपको टीयर 2 के लिए जो लेक्चर बोलोगे वही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए प्लेलिस्ट पे देखिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा। चलिए ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू गाइस।